हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे योजना मैगजीन जो कि हमारी मई मंथ की है। और इस बार की जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका GS2 पेपर जो कि पॉलिटी है यूपीएससी में, वो तो आपका कंप्लीट हो गई। साथ ही आपकी जो एसए की पार्ट है उसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे फेडरल स्ट्रक्चर से, अगर आपको कोई एसए लिखने आता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, एक बार आप आर्टिकल देख लो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी आर्टिकल है। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में देखेंगे। साथ ही फेडरल जो यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म है कोविड-19 में, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कोविड-19 में कैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही जो चैलेंजेस है स्किल डेवलपमेंट का, ठीक है, ये एक अलग आर्टिकल है, उसे हम लोग देखेंगे। एंड फेडरलिज्म में क्या क्या चैलेंजेस है आज के डेट में। आप देखते हो कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सेंट्रल और स्टेट की जो रिलेशन है वो सही ऑन ट्रैक नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो क्या क्या चैलेंजेस है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस आर्टिकल में बताया गया है। और कैसे हम लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडिपेंडेंस की प्रोग्रेस देखेंगे जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है। उसके बाद कुछ यहाँ पे केस स्टडीज़ है। एक तो महाराष्ट्र की है, हम लोग एक जर्नी देखेंगे महाराष्ट्र का। और साथ ही गुजरात की ग्रोथ स्टोरी देखेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका एनिवर्सरी है तो इसलिए मई में ही इनका जो है फाउंडेशन डे आता है, तो इसलिए इन दोनों स्टेट के बारे में देखेंगे। नीति आयोग की यहाँ पे रीडिफाइनिंग देखेंगे कि इन्होंने जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। नीति आयोग के बारे में देखेंगे, इनके इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा एडवाइसेस वगैरह दिया जाता है, तो उसको भी हम लोग बेहतर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप लोग समझ गए कि आपके पेपर सेकेंड, पेपर फोर्थ और एसए, और साथ ही साथ अगर आपका लॉ सब्जेक्ट है या फिर आपका यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, तो उन सारे सब्जेक्ट में भी आपका ऑप्शनल में भी ये टॉपिक जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेगा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन का। तो एक्चुअली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार आपको देखने को मिल रहा है कि जीएसटी में से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इंक्रीज़ होते जा रही है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, चाणक्य की वर्ड जो कि यहाँ पे होल जीएसटी प्रोसेस को यहाँ पे समराइज़ कर रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, क्योंकि आज के डेट में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। साथ ही 7 टैक्सेस ऑफ सेंटर है एंड 8 टैक्सेस ऑफ स्टेट है। और बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस है डिफरेंट कमोडिटीज़ की। जो नंबर है अगर हम लोग सारे टैक्सेस को सम अप करें तो ये 500 तक फिगर तक चला जाएगा, सारे टैक्सेस जो कि हमारे भारत में है। लेकिन ये सारे टैक्सेस को अगर हम लोग शेयर्ड ऑफ करें तो यहाँ पे आप देखो वन नेशन वन टैक्स का जो यहाँ पे फंडा है वो निकल कर आ रहा है। और पूरी तरीके से अगर ये हमारा भारत है तो इसमें आप देखो कि गंगानगर से ईटानगर तक, यानी कि पूरे वेस्ट टू ईस्ट तक, और नॉर्थ टू साउथ तक, यानी कि लेह से लेकर पूरा लक्षद्वीप तक। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में कहा गया है कि वन नेशन वन टैक्स का फंडा लेकर आया गया था जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के थ्रू। फाइन, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है। अब यहाँ पे टैक्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि जीएसटी जो है एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, यानी कि ये उसी के ऊपर अप्लाई होगा जो कि लास्टली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ता है, चाहे वो 12% हो, 5% हो, 16% हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ना यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला सिस्टम है जीएसटी, जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट को इंटीग्रेट किया गया और एक सिंगल इंटरफेस है सारे टैक्स पेयर के लिए, और एक आईटी बैकबोन यहाँ पे बना है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ लाइन आइटम्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो है एक साथ चल रहा है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो जो कास्केडिंग इफेक्ट था टैक्सेस का, यानी कि आप लोग देखते थे जो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम थी कास्केडिंग इफेक्ट, कहने का मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट में टैक्स और टैक्स लगते जा रहा है, हर एक स्टेजेस में न्यू काइंड ऑफ टैक्सेस जो है अप्लाई होते जा रही है। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट के दाम जो है वो महंगे हो जाते थे। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट को यहाँ पे जीएसटी के थ्रू हटाया गया। और सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम थी वैट की, तो वैट के थ्रू तो टैक्सेस हर एक स्टेजेस में लगते जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हटाई गई, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देखने को मिला। साथ ही लेजिस्लेशन है जिससे कि हमारा जीएसटी जो है एक पब्लिक डोमेन में लाया गया फीडबैक के लिए, वो भी मल्टीपल टाइम्स एट ईच स्टेज, जिससे कि हमारी जो स्टेक होल्डर्स है उनको एम्पावर किया गया कि वो किस तरीके की जो है आगे चल के कैसा डिज़ाइन होना चाहिए हमारे टैक्स का, और हमारे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का, उस चीज़ को यहाँ पे फ्रेम किया गया। तो जीएसटी जो है एक टैक्स लिवाइड है जो कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर लगता है। इन केस अगर हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई देखते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आपका लगाया जाता है। ये एडमिनिस्टर किया जाता है जॉइंटली। फेडरल गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, लेकिन बाद में जो है ये आपस में बीच में बांट लेते हैं। इन द केस अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई देखें तो ये दो कॉम्पोनेंट से लगाया जाता है। एक तो आपको देखने को मिलेगा फेडरल टैक्स है,
जो कि फेडरल गवर्नमेंट लगाते हैं, और साथ ही साथ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स भी है जो कि यहाँ पे अपने अपने अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके द्वारा लगाया जाता है, या फिर उस राज्य के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। इंट्रा स्टेट कहने का मतलब है कि एक ही राज्य के अंदर अगर यहाँ पे सप्लाई हो रहा है सर्विसेज और गुड्स का, और वो वहीं पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर ये टैक्स लगता है। इंटर स्टेट कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो प्रोडक्ट आपका ट्रांसपोर्ट होकर जाता है। तो ये बातें हैं, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये पूरा आपका रिज्यूम बताया गया है कि कैसे हम लोग वन नेशन वन टैक्स का जो यहाँ पे फंडा है वो लेकर आए हैं। तो इतना आपको जो है ना ये फ्लो चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप लोग कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ना ही इससे कहीं से भी क्वेश्चन निकल कर आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ स्टार्ट करते हैं। ये सारे तो अपने सुझाव देते हैं सारे लोग, उनका आप लोग को कोई कुछ लेना देना नहीं है, इससे कोई भी संबंध आपको नहीं रखना है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड वी स्टैंड। तो यहाँ पे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कहा गया था, इन ए डोमेस्टिक गवर्नमेंट यूनिटी एंड कॉपरेशन आर एसेंशियल रिक्विजिट्स। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग अपने ही देश में देखें, तो अपने ही सरकार में देखें, तो सरकार में यूनिटी की ज़रूरत है और कॉपरेशन की ज़रूरत है, यानी कि एकता की ज़रूरत है और एक दूसरे का यहाँ पे सहमति की ज़रूरत है, जिसके साथ ही हम लोग डोमेस्टिक गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से यूनाइट कर सकेंगे। अगर हम लोग फ्यू डिकेड पहले देखें, यानी कि कुछ एक डिकेड कहने का मतलब है कि 10 साल, तो कुछ सालों पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे। यानी कि हम लोग देखते थे कि हाँ यूनी डायमेंशनल पिक्चर है, एक माइंड में हम लोग लेकर चलते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप में है, उसके नीचे आपको सारे स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलता है, बट हम लोग इसको बहुत कम ही देख पाते थे। इसके बारे में बात तो करते थे बट इसको हम लोग देख नहीं पाते थे। बट अब आप देखो कि एक न्यू एज अप्रोच चल रहा है फेडरल स्ट्रक्चर का, जो कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बेस्ड पे है। यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ जब से नीति आयोग आया है 2015 से, तब से इनका एक मेन जो इनका मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि एक तो फेडरल स्ट्रक्चर को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, और वो भी कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव के साथ। कोऑपरेटिव कहने का मतलब है कि सारे राज्य सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहायता करेंगे। और कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी रखेंगे। अगर एक राज्य किसी भी फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाटर मैनेजमेंट में अगर तमिलनाडु बहुत बेहतर है, और उसी उसी के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें तो वाटर मैनेजमेंट में बिहार और झारखंड बहुत ही पुअर है, तो एटलीस्ट इन दोनों राज्य में कॉम्पिटिशन होना चाहिए। कंपटीशन होगा तभी ये बिहार झारखंड भी जो है ना तमिलनाडु जैसे राज्यों से सीख पाएंगे, और उनके अंदर भी ये स्पिरिट होगा कि नहीं, उनको भी अपने राज्य में वाटर मैनेजमेंट की जो सुविधा है उसको और बेहतर बनाना है। तो इसलिए इस तरीके का हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे का साथ तो दें, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर कंपटीशन भी रखें, जिससे कि हर एक राज्य अपने आप को बेहतर तरीके से बना सके, बेहतर स्टेज में लाकर रख सके। इसलिए कंपटीशन होता है। आज के भी डेट में आप लोग कंपटीशन में हो, तो क्यों कंपटीशन में हो? क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो। जब आप फेल हो जाते हो तो फिर आप लोग जो है उठ के खड़े होते हो, फिर आप लोग स्टडी करते हो, फिर आप लोग प्रिपेयर करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप लोग लास्ट जो भी आपका अटेम्प्ट था उससे आप लोग खुद को बेहतर बनाना जानते हो, चाहते भी हो। तो कंपटीशन नहीं रहेगा तो कोई भी स्टूडेंट अपने आप को बेहतर नहीं निखार पाएगा। तो इसलिए कंपटीशन रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी नीति आयोग के द्वारा। अगर हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, जो कि यहाँ पे 1 मई को अपनी स्टेटहुड का जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे कर रहे थे, तो पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट 1916 को पास किया गया था, जिसमें से आप देखो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट डे था, यानी कि 1960 में मई 1 को जो कि नया राज्य फॉर्म हुआ था, जिसे हम लोग स्टेट ऑफ गुजरात कहते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ टेरिटरी से ही ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, जो कि स्टेट ऑफ बॉम्बे था। ठीक है, तो यही चीज़ें याद रखनी है कि 1 मई को यहाँ पे आपका स्टेटहुड का जो सेलिब्रेशन है वो 2 राज्यों का था, गुजरात और महाराष्ट्र का। तो आगे चल के देखेंगे उनकी ग्रोथ की स्टोरी और कुछ केस स्टडी देखेंगे कि कैसे आज के डेट में ये डेवलप्ड सिटीज़ में काउंट होते हैं। फेडरलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये कंटिन्यूसली हमारी जो डिफ़िकल्टीज है सेंटर और स्टेट के बीच में ना, उसको मेंटेन करते हैं, और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर। अगर देखिए फेडरलिज्म नहीं होगा तो सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो ही वो राज्य सरकार को किसी भी तरीके का पावर, किसी तरीके का अथॉरिटी दे पाएगी। अदरवाइज हमारे कंट्री में सारी चीज़ें जो मॉडरेट होगा, सारी चीज़ें जो रेगुलेट की जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से की जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखो फेडरलिज्म का फंडा होता है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज, यानी कि जो पावर है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारे यहाँ सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद 28 राज्य है जिसमें कि आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखो कि म्यूनिसिपैलिटीज़
म्यूनिसिपैलिटीज़ है, हर एक राज्य में आपको पंचायती राज देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये पावर का जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसको हम लोग डिसेंट्रलाइज कहते हैं कि रिसोर्सेज को यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करके चला जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि सारे जो पुराने पिछड़े और जो वीकर सेक्शन है उसको हम लोग सबको एक साथ लाकर जो है अच्छे से उसको फॉरवर्ड तक ले सके। इसमें हेल्थी कंपटीशन होता है राज्यों में इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन, रैंकिंग। आप देखते हो कि नीति आयोग की बहुत सारी जो रिपोर्ट निकल कर आती है, और नीति आयोग का काम ही यही है कि फेडरलिज्म के फंडे को और आगे लेकर चलना और हर राज्य के बीच में जो कंपटीशन है उसको भी बरकरार रखना। इसीलिए हर एक साल जो है आपको देखने को मिलेगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो आती है वो हेल्थ के ऊपर भी आती है, वो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी आती है। तो वो इसलिए निकल कर आती है क्योंकि वो रैंक करते हैं हर एक राज्य को कि एक साल में उन्होंने अपने यहाँ किस तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट किया है, और दूसरे राज्य को ये सलाह भी देते हैं कि आप लोग जो टॉप रैंकर स्टेट है उससे आप सीखो भी और अपने राज्य में उस चीज़ों को आप लोग इम्प्रूव भी करो। साथ ही अगर आपको यहाँ पे समझना है कि फेडरलिज्म का किस तरीके से काम होता है, तो आप लोग अपने बॉडी को देखो, अपने बॉडी पार्ट्स को देखो और अपने ब्रेन को देखो। ब्रेन आपका क्या हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और आपके बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स है, चाहे वो आपका लीवर हो, चाहे आपका किडनी हो, हार्ट हो, और जितने भी आपके ऑर्गन है वो सब आपका स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी मान लीजिए कि आपने डिओडेनम को, पेनक्रियाज को, ये यूनियन टेरिटरीज है छोटू छोटू से, है कि नहीं। तो ये सब देखो कि यहाँ पे ब्रेन के थ्रू जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ब्रेन है, इसके थ्रू सब यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, है कि नहीं। और देखिए कि सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे से लिंक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में भी एक फेडरलिज्म है। आप समझ सकते हो कि कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। अब आप ये चीज़ें नहीं भूलोगे कि फेडरल स्ट्रक्चर या फिर फेडरलिज्म की मीनिंग क्या होती है। इट मीन्स कि हर एक चीज़ जो है ना एक दूसरे से डिपेंडेंट है, लेकिन हाँ एक सेंट्रल बॉडी है जो कि हर एक को रेगुलेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो कौन है, हमारा ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन के ही थ्रू आप लोग देख रहे हो सारा ऑर्गन जो है वो हमारा कनेक्टेड है। ब्लड की जो फॉर्मेशन, ब्लड की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो भी देखने को मिलेगा है, सारी सिग्नल जा रहा है हमारे बॉडी ऑर्गन को। तो ये ब्रेन है जो कि हमारे देश में कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन सबको साथ लेकर चल रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पे काम भी होता है। तो वो जिस तरीके से काम है हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ये एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है हमारे स्पिरिट का, हमारे माइंड का और सोल ऑफ फेडरलिज्म का भी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि जो रिसेंट पेंडेमिक है इससे हम लोग को बहुत सारे लेसन्स जो है आज के डेट में सीखने को मिला है। सारे बाउंड्रीज, सारे रिसोर्सेज जो है ना एक कलेक्टिव वे में यहाँ पे लग चुके हैं कि कैसे वायरस को फाइट करना है। आप देखो आज हमारा पूरा देश एक हो चुका है कि हर कोई यही चीज़ें शॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर राज्य में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा किया जाए, जो वेंटिलेटर की कमी है उसको पूरा किया जाए, साथ ही साथ जो है पेंडेमिक को लड़ने के लिए किस तरीके से वैक्सीन प्रोड्यूस किया जाए, किस तरीके से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पूरा देश बस एकजुट होकर इसी जो बीमारी है उसी को फाइट करने में लगे हुए हैं और एक दूसरे का हेल्प भी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यही बातें कही गई है। सबसे पहले हम लोग आते हैं नीति आयोग की रीडिफाइनिंग फेडरलिज्म कि अब नीति आयोग का क्या कहना है। नीति आयोग के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये ट्विन मैंडेट कहते हैं, यानी कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो है कि अगर हम लोग के यहाँ फेडरलिज्म है तो वो कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी ट्विन मैंडेट कहा गया है। इनका की रोल यही है कि हमारे भारत को हेल्प करना है कि हम लोग रिफॉर्म करें, इम्प्लीमेंट करें, जो भी पॉलिसी निकल कर आती है उसको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अब नीति आयोग 2015 में ये आपका बना है। अब नीति आयोग में आप देखो तो महात्मा गांधी जी के द्वारा एक कोट्स भी दिया गया है, और कोट है यहाँ पे कि कांस्टेंट डेवलपमेंट इन द लॉ ऑफ लाइफ, अ मैन हु ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन his dogmas in order to appear consistent drives himself into a false position। कहने का मतलब है कि कांस्टेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। कांस्टेंट डेवलपमेंट लॉ ऑफ लाइफ में होगा जब एक इंसान अपनी पूरी मेहनत से कंसिस्टेंट के साथ जो है ना वो उस चीज़ को डेवलप करने में लग जाएंगे। तो प्लानिंग कमीशंस जो थे वो यहाँ पे आप देखो 5 ईयर के बेसिस पे चलता था। 5 ईयर्स तक हमारा चला ही था, लेकिन 5 ईयर्स जो है 2012 में स्टार्ट हुआ था और 2017 तक चलना था, लेकिन बीच में ही इसको एबॉलिश करके 2015 में जो है हमारा ये नीति आयोग आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम लोग बातें करते हैं कि मिटिगेशन और जो मैनेजमेंट है कोविड-19 की उसके बारे में देखेंगे। बेंचमार्किंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटीज़ है। चलिए ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है इन इंडिया, कोई बात नहीं, ये सारी बातें हैं यहाँ पे।
अच्छा, प्लानिंग कमीशन की एक प्रॉब्लम ये थी, क्यों आप लोग के माइंड में ये भी तो एक क्वेश्चन आने चाहिए ना कि क्यों रिप्लेस किया गया, क्यों नीति आयोग जैसी बॉडी को बनाया गया। तो देखिए एक्चुअली प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम क्या था ना, कि प्लानिंग कमीशन की कोई भी यहाँ पे टारगेट आती थी ना, तो वो किस अप्रोच में होता था, तो वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच, यानी कि एक ही साइज़ है, एक ही साइज़ के जूते हैं, वो सारे राज्यों को पहनानी थी। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, किसी को 4 नंबर, किसी को 6 नंबर, किसी को 8 नंबर, किसी को 9 नंबर के जूते आते हैं, बट आप एक ही जूते खरीद लो और कहो कि चारों लोग यही जूते पहनेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कभी भी किसी का भला हो पाएगा, कभी भी कोई बाहर उस जूते को पहन के निकल पाएगा? कोई एक ही इंसान निकल पाएगा, है कि नहीं? और बाकी पीछे ही रह जाएंगे। तो यही चीज़ें थी, प्लानिंग कमीशन का यही था कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच। बट हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, हर एक राज्य में आपको हर एक तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सब यूनिक प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ में पानी की कमी है तो साउथ में किसी और चीज़ की कमी है, तो वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक राज्य की नीड के अकॉर्डिंग काम करना है, और इस चीज़ को चेंज किया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा क्या था कि स्टेट्स फर्स्ट अप्रोच था, कि किस राज्य में किस तरीके की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अप्रोच लेकर चलेंगे। साथ ही बॉटम अप अप्रोच था। सेकंड प्रॉब्लम ये था कि टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे आपका प्लानिंग कमीशन का देखने को मिलता था, यानी कि ऊपर से नीचे जाइए, किसी राज्य में आप देखो कि वहाँ पे शहरों में क्या कमी है उसको पूरा करो, उसके बाद जिला में जाइए, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे जाइए, उसके बाद गांव में जाइए, उसके बाद आपका जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जाइए। तो ये आप लोग देखो कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कि ऊपर से ही नीचे तक काम करते करते जो है ग्राउंड लेवल छूट सा जाता था, ग्राउंड लेवल पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती थी। बट नीति आयोग का कहना है कि नहीं, ये अप्रोच गलत था, हमें यहाँ पे बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर चलना है, क्योंकि पिछड़ा जो चीज़ें हैं हमारे कंट्री में वो हमारा गांव रह गया है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें कि आप देखो कि वो डे टू डे जो उनकी जीने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी वो पूरा नहीं कर पाते, तो वो उनकी टारगेट पूरी करनी है। कुछ ट्राइबल एरियाज़ पीछे रह गए हैं, कुछ हमारे जो ट्रांसजेंडर पीपल है वो पीछे रह गए हैं, कुछ हमारे जो डिसेबिलिटी विद पीपल्स है वो यहाँ पे पीछे रह गए। तो उन लोगों पे पहले ध्यान देना है, ग्राउंड लेवल पे पहले ध्यान देना है, उसके बाद ऊपर आना है। तो ये दो प्रॉब्लम थी प्लानिंग कमीशन में, जिसको कि चेंज करके नीति आयोग के द्वारा जो है ये एक अच्छा सॉल्यूशन लाया गया। साथ ही अगर हम लोग देखें तो नीति आयोग में ट्विन मैंडेट तो हम लोग देख ही लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि नीति फोरम जो जब से आया है वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग को ये समझ में आया है कि जिस तरीके का अप्रोच प्लानिंग कमीशन में लाया जा रहा था ना, उससे हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो यहाँ पे 7 स्टेट्स है वो पीछे रह गए थे, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे राज्य आपको पिछड़े देखने को मिले। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पाई। तो नीति आयोग का अप्रोच था कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट को भी हम लोग को डेवलप करना है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जो कि और अदर स्टेट्स में है। तो नीति आयोग में आप देखो कि यहाँ पे 5 पिलर्स के थ्रू जो है काम करने का यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और साथ ही यहाँ पे ओवरऑल जो गाइडेंस है यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स के द्वारा भी यहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस जो है देखने को मिलता था। तो नीति फोरम फॉर द नॉर्थ ईस्ट था। अदर रीजनल काउंसिल भी बनाए गए जो कि स्टेट के बेसिस पे था, कि अगर उनको लगता है कि अदर रीजनल होना चाहिए तो वहाँ पे भी काउंसिल बनाए गए जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट की जो है डेवलपमेंट के लिए काम करे। साथ ही हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल था। जैसे आप हिमालयन राज्य भी देखते हो जो कि हमारा उत्तराखंड, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे राज्य है, आपका जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख हो गया, तो उनमें भी एक डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। तो उसके लिए आपका हिमालय जो है वो स्टेट रीजनल काउंसिल बनाया गया, और साथ ही साथ कोएलिशंस बनाया गया सारे 13 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है इन सारे स्टेट में, तो उसको एक साथ लाकर जो है एक यहाँ पे कोएलिशंस बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा आप देखो कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रमोट किया गया। सेक्टरल इंडाइसेस लाया गया, जिससे कि यहाँ पे देखने को मिला कि पब्लिक डोमेन में उसको रखा जाता था। जैसे आप देखो इंडेक्सेस किस किस टॉपिक पे लाया जाता है, तो वाटर पे, कि कौन से राज्य है जो कि अपने यहाँ वाटर को मैनेज अच्छी तरीके से करते हैं। एजुकेशन का क्या हालचाल है, किसी राज्य में जो है एजुकेशन को लेकर महिलाओं को एजुकेशन दिया जा रहा है कि नहीं, बच्चियों को दिया जा रहा है नहीं, कि बच्चों को कितना दिया जा रहा है, तो उस बेसिस पे था। हेल्थ पे आप देखो, इनोवेशन पे भी नीति आयोग बहुत ध्यान देते हैं कि नए नए इनोवेशन होना चाहिए। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, टोटल 17 गोल है जिसे हम लोग 2030 तक यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो वो सारे गोल्स पे जो है हर एक राज्य किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है नीति आयोग अपने इंडेक्स के थ्रू जो है वो बताते हैं। एक इंडेक्स है परफॉर्मेंस इन हेल्थ आउटकम्स इंडेक्स, जिसमें कि हेल्थ को देखा जाता है। इसी के साथ आप देखो कि एक और रिपोर्ट है जो कि है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसमें कि वाटर मैनेजमेंट को देखा जाता है। तो ये देखिए कि आपका क्वेश्चन जो बनते हैं ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो यहीं से बनते हैं। और साथ ही साथ आपको जो मेंस के लिए अगर आपको कोई भी पॉइंट्स चाहिए, कुछ भी आपको टॉपिक चाहिए, या फिर आपको जो कंटेंट चाहिए, तो वो आपको यहाँ से इस मैगज़ीन से मिल जाता है। तो ये चीज़ें, योजना मैगज़ीन पढ़ने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये आपका फ़ायदा होता है
कि आपकी टॉपिक्स और जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ होती है और चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके दिया जाता है, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। साथ ही आपको मेंस के लिए, अपनी इंटरव्यू के लिए कोई भी अगर टॉपिक पे आपको आंसर कैसे बोलना है, कैसे लिखना है और कुछ कंटेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको योजना मैगज़ीन से मिल जाती है, क्योंकि सारी रॉ मटेरियल्स यहाँ पे आपका रॉ डेटा आपका होता है और गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी बातें होती है। तो आपको कोई भी यहाँ पे मिर्च मसाला लग के जो है ना, कोई भी न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एजुकेशन के लिए देखिए तो यहाँ पे थर्ड जो इंडेक्स है वो है द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसको हम लोग सेकी कहते हैं। इसका एम यही है कि जो एजुकेशन आउटकम्स है उसको इम्प्रूव करना है हमारे भारत में। साथ ही इंडेक्स में आप देखो तो सेट ऑफ इंडिकेटर्स है जो कि क्रिटिकली यहाँ पे ओवरऑल कितना इफेक्टिवनेस और कितना एफिशिएंसी है स्कूल एजुकेशन सेक्टर को, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेज़र की जाती है। साथ ही आप देखो कि अति पिछड़ा जो जिला था उसको भी यहाँ पे सामने निकालने के लिए और उसको भी डेवलप करने के लिए नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लाया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आपके 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसको कि यहाँ पे चूज़ किया गया और उसके लिए एक स्पेशल तरीके की वहाँ पे डेवलपमेंट हो, उस तरीके की पॉलिसी बनाई गई। इसका एम यही था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है उसमें ये सारे जो जिले हैं वो अच्छा परफॉर्म करे और आगे निकल कर लेकर आए इनको। साथ ही अगर हम लोग देखें तो नीति आयोग जो है ना वो रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, यानी कि अभी इस समय कितना डेवलपमेंट हुआ है किसी जगह पे, उस चीज़ को वो देखते हैं। बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस गवर्नेंस में वो लेकर चलते हैं, जिससे कि जिले हो उन कोई भी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक लेवल है किसी भी स्टेट में, तो उस चीज़ में देखने को मिलता है कि कितना वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, साथ ही आप देखो कि नीति आयोग के द्वारा जो है कंटिन्यूसली वो इंगेज होते हैं बहुत सारी एडवाइसेस देने में, पॉलिसी रिलेटेड जो भी यहाँ पे बातें हैं उसको देखने में कि कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम किया जाता है। और बहुत सारे राज्य के जो सरकार एजेंसी है उनके साथ भी वो जुड़े रहते हैं, चाहे ये यूनिवर्सल हेल्थ हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मॉडर्नाइजेशन को लेकर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, रिफॉर्म करना हो माइनिंग सेक्टर में, या फिर आप देखो कि कंपेन चलाना है विमेन के अगेंस्ट में, यानी कि जो विमेन के अगेंस्ट में नहीं, विमेन की वेलफेयर के लिए। ठीक है, साथ ही चाइल्ड मल न्यूट्रिशन हो, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स एरिया है जिसमें कि नीति आयोग जो है बहुत काम करते हैं। साथ ही आप देखो कि नीति आयोग जो है इसमें भी इन्वॉल्व थे, जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लाया गया था ना, इसमें भी नीति आयोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेडिकल सेक्टर्स है उसमें भी रिफॉर्म करने की बात की जा रही थी। साथ ही हेल्थ सेक्टर के लिए जो एक अम्ब्रेला स्कीम लाया गया है आयुष्मान भारत, इसमें भी नीति आयोग इन्वॉल्व थे। इसको बहुत अच्छे तरीके से ये डिज़ाइन किया गया, मॉनिटर किया जा रहा है। नीति आयोग के द्वारा आप देखो कि बहुत अच्छा रोल प्ले किया जा रहा है पोषण अभियान में। पोषण अभियान का यहाँ पे मेन एम था कि बच्चों को एक सही तरीके से न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाए और कैसे जो है न्यूट्रिशन दिया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई थी। जो महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम है उसको कम करना है, बच्चों में जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, जो आपका वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि शॉर्ट हाइट रह गया एज के अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो है कम वेट रह गया एज के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करना है। साथ ही नीति आयोग के द्वारा आप देखो एक 7 स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जो कि 3 राज्यों में इसको जो है आपका इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद आप देखो कि नीति आयोग के द्वारा एक रोड मैप बनाया गया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये वो भी सारे राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, कि कैसे जो है बेटर तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। उसके अलावा आप देखो कि एक डॉक्यूमेंट लाया गया है नीति आयोग के, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस डॉक्यूमेंट की बातें जो है ना आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो, चाहे वो आपका GS2, GS3, GS4 पेपर में हो या फिर आपके ऑप्शनल पेपर में हो। स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75, कहने का मतलब है कि जब हम लोग 75वीं साल सेलिब्रेट करेंगे अपनी इंडिपेंडेंस का, तो उस समय जो है ना कुछ न्यू स्ट्रैटेजी लाई गई थी कि किस किस एरिया में हम लोग को एकदम से टॉप करना है, एकदम से हम लोग को जो है ना वहाँ पे जो पुराने पीछे रह गए हैं उसको आगे लेकर आना है। तो इसमें 7 आपका जो है आप देखो कि जो प्रिपरेशन है वो 7 ईयर स्ट्रैटेजी रखा गया है। डॉक्यूमेंट है जो में कि बहुत अच्छे तरीके से कंसल्टेशंस हैं सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से लेकर, यहाँ पे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से लेकर, और यहाँ आप देखोगे कि 1400 स्टेक होल्डर से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आपको इंक्लूड देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द नीति अगर की टास्क अगर हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट मैंडेट है कि आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क करना है, यानी कि जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है उसका चेक करना है कि आउटकम्स क्या है, बस उसके बेसिस पे यहाँ पे काम करने हैं। ओके,
तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें पता चला होगा नीति आयोग के बारे में, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट आपकी जो है क्लियर भी हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे नीति आयोग का काम यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। नीति आयोग की सबसे अच्छी काम इनोवेशन के सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि अटल इनोवेशन मिशन लाया गया है। एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का, जिससे कि वो यहाँ पे इनोवेशन यानी कि कुछ नई नई चीज़ें अगर यहाँ पे आप इनोवेट करना चाहते हो तो उसको बढ़ावा देने के लिए लैब बनाया गया है। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, अगर आप खुद के आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, खुद के इनोवेशन को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या खुद इनोवेट करना चाहते हो, तो उसके लिए नीति आयोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का यहाँ पे एक फील्ड लेकर आए हैं। तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, यहाँ पे आप देखो इनोवेटिव माइंडसेट जो स्कूल के बच्चे हैं ना, उसी से निकाल के आना है। बच्चों में जो है ना, स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव माइंडसेट होता है, तो वो उस चीज़ों को बाहर निकाल के लाना, उसके लिए लैब बनाया गया है जिसका नाम था अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल टिंकरिंग लैब में जो है आपके माइंड में अगर कोई भी इनोवेशन की चीज़ें हैं तो आप इसको यहाँ पे आकर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। आज के डेट में आप देखो कि 90% से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे 7100 अटल टिंकरिंग लैब जो है उसको सैंक्शन कर दिया गया है, जिसमें से 110 जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो काफ़ी ये आप देख सकते हो कि विन विन सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ, हमारे यहाँ भी इनोवेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन काम किया जा रहा है। और हमारे यहाँ का जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स आता है उसमें हमारी रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक काम आपको देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो नीति आयोग जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है हमारे सरकार की, तो वो हर एक फील्ड में यहाँ पे जो है एडवाइस देती है। और बस उनका एक ही फंडा है कि जो फेडरलिज्म का फंडा है उसको लेकर चलना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये थी नीति आयोग के ऊपर एक आर्टिकल जो कि काफ़ी अच्छी थी। अब कुछ ग्रोथ स्टोरी देख लेते हैं। ये मैं आपको थोड़े से शब्दों में ही बता देती हूँ कि ग्रोथ स्टोरी गुजरात और महाराष्ट्र की क्या बातें की जा रही है। तो 1 मई 1960 को जो स्टेट ऑफ गुजरात है वो निकल कर आया। और स्टेट ऑफ गुजरात की अगर आप लोग आज के डेट में बात करो तो इफ़ेक्टिवली आप देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ गुजरात में गुड गवर्नेंस है, पीपल ओरिएंटेड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, पीस सिक्योरिटी है, पब्लिक वेलफेयर है। और जो कि आप लोग अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में देखो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें कि अब गुजरात को भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ईज़ ऑफ लिविंग में भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। जो स्टेट है उसको रोल मॉडल स्टेट भी कहा जाता है और ग्रोथ इंजन कहा जाता है अपने इंडिया का। तो गुजरात आज के डेट में बहुत आगे। तो इतनी कुछ देखें, लेकिन आप समझिए कि गुजरात जो अलग हुआ था वो मुंबई के बृहद जगह से ये अलग हुआ था और ये एक इंडिविजुअल स्टेट जैसा एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन उस समय जो है गुजरात में कुछ भी नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। गुजरात में ना इतना कल्टिवेबल लैंड था कि वो खेती अच्छे तरीके से हो सके, ना ही एनिमल हस्बेंड्री की कोई प्रोविज़न थी, ना ही कोई इससे रिलेटेड स्कीम था, ना ही वाटर की फैसिलिटी थी, इरिगेशन की फैसिलिटी थी, ना इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो यहाँ पे ज़रूरत था कि उसको डेवलप करें, लाइक ए गुड रोड नेटवर्क हो, एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे कि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, गवर्नमेंट ऑफिस अच्छा बन सके। ना ही ढंग के वहाँ पे टेक्नोलॉजी थी, ना ही इंडस्ट्रीज़ थी, ना ही कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था और ना ही कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी थी। तो आप समझ सकते हो कि जब गुजरात एक अलग राज्य बना तो उसमें किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जस्ट आज की डेट में इमेजिन करो गुजरात को, और उस समय 1960 में जब ये इंडिविजुअल स्टेट बना, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है गुजरात में। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, गुजरात की कुछ योजना है जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है, और साथ ही कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई है जो फर्स्ट टाइम गुजरात में हुई है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो आपको देखने को मिलेगा जो गुजरात में है और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आनंदीबेन पटेल थी जो कि यहाँ की पहली, आप देखो कि फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर गुजरात की बनी थी, और उनके द्वारा ही विमेन एम्पावरमेंट का जो यहाँ पे एजेंडा है वो आगे लेकर आया गया, और ये एक जेंडर बजट भी यहाँ पे प्रोवाइड की थी। इनके द्वारा आप देखो स्टेट वाइड माँ अन्नपूर्णा योजना लाया गया था, जो कि इनके टेन्योर में ही लॉन्च किया गया था, जिससे कि महिलाओं को जो न्यूट्रिशन की कमी होती है ना, वो पूरी न्यूट्रिशन मिल सके, उसके लिए लाया गया था। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना है जिसमें कि 4500 करोड़ जो है वो प्रोवाइड किया गया था, जिससे कि डे टाइम जो है वहाँ के किसानों को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। और इस योजना के थ्रू जो है गुजरात के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। इवन आप देखो 4000 जो विलेजेस थे वो फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे वहाँ के किसानों को फ़ायदा हुआ। उसी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो था, इसके तहत 6000 जो है अकाउंट में जाते ही थे एक साल में। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो पेसा एक्ट था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्टली जो है 2017 में पेसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसको
इम्प्लीमेंट किया गया जिससे कि जो ट्राइबल पीपल्स है उसकी अपलिफ्टमेंट हो सके। और 90 लाख से ज़्यादा जो ट्राइबल्स है जो कि यहाँ पे लैंड और फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट्स को ऑब्टेन किए हैं, उनको यहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी मिला है। ट्राइबल्स अगर आप देखो तो मोर देन 30 लाख जो एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड है वो उनको यहाँ पे रिसीव हुआ है, वो भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू। और साथ ही साथ 41 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी यहाँ पे आपका ओपन हुआ है, जिससे कि ट्राइबल पॉपुलेशन में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके का स्कूल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि वो यहाँ पे रह भी सकते हैं और साथ ही साथ उनको यहाँ पे शिक्षा भी दी जा सकती है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो आप देखिए कि राशन कार्ड होल्डर्स जो है वो उनको फ्री में, यानी कि 2000 करोड़ तक का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फ्री में राशन कार्ड होल्डर्स को यहाँ पे भोजन, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत है। 61 लाख जो है यहाँ पे कार्ड होल्डर हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे 7,64,000 फैमिलीज़ जो हैं वो अर्बन एरिया में बाय 2022 तक उनको यहाँ पे हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल सेवा सेतु है, तो डिजिटल सेवा सेतु को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिससे कि चीज़ों को यानी कि 52 सर्विसेज को यहाँ पे ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये एक डिजिटल इंडिया गुजरात का ही मंत्र था, जय मानवी तय सुविधा, यानी कि टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ वेयर देयर आर पीपल, जहाँ पे पीपल्स है वहीं पे फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करनी है। और साथ ही देखिए गुजरात पहला ऐसा राज्य बना जिसमें कि 10% जो रिजर्वेशन देनी थी नॉन रिजर्व पॉपुलेशन को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये गाइडलाइन लाया गया था। तो 10 लाख जो यहाँ पे आपका लोन फैसिलिटी यहाँ पे देनी थी, इंटरेस्ट रेट कितना था 4% का। तो इस चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए गुजरात यहाँ पे पहला राज्य बना था। अगर हम लोग डिजिटल गुजरात की बात करें तो मॉडर्न फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया गया 16,000 क्लासरूम्स को, जिसमें कि ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के तहत था, इसका अपना राज्य का ही प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर देखें, देखिए बहुत सारी प्रोजेक्ट का नाम दी गई है, बट अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको ये इंटरव्यू में ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आप पीसीएस की एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप लोग को एक हॉलिस्टिक वे में ही पता होना चाहिए, जिसमें कि जो फर्स्ट टाइम कुछ गुजरात में हुआ है और कुछ ऐसी योजना जो कि आप लोग कोट कर सको कि वे फॉरवर्ड में कि हाँ ऐसी सॉल्यूशंस को लेकर। साथ ही मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है, मेनली आप देखो कि 1 लाख वीमेन जो है उनको यहाँ पे फॉर्म किया गया, उनकी ग्रुप फॉर्म की गई, जिसमें 15,000 वीमेन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से और अर्बन एरिया से आती है। 10 लाख वीमेन को यहाँ पे 10 लाख वीमेन को यहाँ पे बेनिफिट हुआ है इंटरेस्ट फ्री लोन से, जो कि राज्य सरकार के द्वारा इनको दिया गया है। साथ ही आप देखो कि माँ अमृतम माँ वत्स्य योजना है, जिसमें कि हेल्थ शील्ड यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 5 लाख का, जैसे आपका है आयुष्मान भारत है ना, वैसे ही राज्य का है यहाँ पे, जिससे कि लोगों को यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी है, एम्स भी आपको राजकोट में देखने को मिलेगा। एक लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट प्रोविजंस भी है, जो कि गुजरात की कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो 2019 का लाया गया था, जिसमें गुजरात की तरफ से ये कोशिश थी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसको रोका जाए। साथ ही साथ एक साइबर आश्वस्त योजना भी है, प्रोजेक्ट भी है, जो कि स्टार्ट किया गया है, और ये फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है इंडिया का, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके तहत क्या था इस प्रोग्राम के तहत कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत जो है एक सीसीटीवी कैमरा का जो नेटवर्क है वो 7,000 कैमराज जो है वो 41 सिटीज़ में इसको इंस्टॉल किया गया, और जो 33 डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पे सिटीजन्स है उनको यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की गई है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोनी योजना है, जो कि न्यूज़ में भी था, तो ये एक ऑपरेशनल हो चुका है, जिससे कि सौराष्ट्र रीजन जो है उसको हरा भरा रखना है, और यहाँ पे पोर्टेबल वाटर की जो सुविधा है नर्मदा रिवर से वो 80 लाख पीपल तक को प्रोवाइड करना है। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुजरात राज्य को और कितने नेबरिंग राज्य है जो कि बॉर्डर टच करते हैं, तो गुजरात के कौन कौन से ऐसे नेबरिंग राज्य है जो कि उसके बॉर्डर को टच करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम लोग मैप में भी घूमेंगे कि कहाँ है गुजरात और फिर कहाँ है महाराष्ट्र। ठीक है, ये है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें कि आप लोग देखो कि सड़क भी बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर कोई स्कीम देखें, प्रोडक्शन फर्स्ट परमिशन लेटर, तो ये एमएसएमई के लिए है। देखिए एमएसएमई जो है हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके लिए गुजरात बहुत अच्छा काम किए हैं। आप देखोगे कि एमएसएमई की ना बहुत सारी ब्रांचेस जो है, बहुत सारी यहाँ पे गुजरात के लोग हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर्स में इंक्लूड है। 30 लाख यूनिट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिला है। साथ ही आप देखो कि फर्स्ट रोरो फेरी जो इसकी सर्विस था वो भी घोगा से लेकर
भावनगर टू दहेज, वो भी साउथ गुजरात में ये स्टार्ट हुआ था। रोरो फेरी क्या होता है ना कि जैसे आप देखो कि यहाँ पे आपका लैंड है, यहाँ पे आपका लैंड है, लेकिन बीच में रिवर आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो है सीधे आप शिप में अपनी जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसको आप इसमें लोड करो शिप में, और ये आपका शिप जो है यहाँ से यहाँ ले जाएगा, फिर यहाँ पे आप लोग जो है इसको आराम से उतार लो। लेकिन यही है कि रिवर है, तो रिवर है तो लैंड के थ्रू इस तरीके से बहुत घूम कर जाना पड़ता था अगर आपको इस रीजन में जाना है तो ये रोरो फेरी स्टार्ट हुआ था, और पहली बार ये गुजरात में ही, साउथ गुजरात में हुआ था, जो कि घोघा टू दहेज है। ठीक है, घोघा इन भावनगर टू दहेज, तो ये याद रखना है, जिससे बहुत ज़्यादा आप देखो कि पॉल्यूशन की कमी हुई, डिस्टेंस यहाँ पे कम हुआ। डिस्टेंस कितना था, तो घूम के जाने में 360 किलोमीटर था, लेकिन इसी को कम करके जो है ये 31 किलोमीटर में आ गया। तो इतना पेट्रोल की भी पैसे बचते, उतना पॉल्यूशन भी कम होता है, और उससे इन्वायरमेंट को भी सेफ मिलता है। तो काफ़ी अच्छी ये प्रोग्राम है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात में हुआ था। और गुजरात टॉप में भी है सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने में, तो 1,02,700 यहाँ पे सोलर रूफटॉप जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि घर के छतों में सोलर पैनल को बिछाना भी में भी जो है गुजरात बहुत आगे है। और अभी आप देखो कि सोलर पावर पॉलिसी के तहत जो है यहाँ पे 1925 मेगावाट कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 4 ईयर में, तो बहुत ही बेहतरीन बात है। ये सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए कि किस राज्य में किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है। और वर्ल्ड का फर्स्ट जो सीएनजी टर्मिनल है वो भी यहाँ पे भावनगर में ही, गुजरात में ही सेटअप हुआ था, तो इससे भी आप देख सकते हो कि सीएनजी टर्मिनल भी जो है हमारे गुजरात राज्य में ही सबसे पहले आया था। अब तो आपको बहुत सारे राज्य में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे गिर और देवालिया सफारी पार्क से अमरावती अंबरदी सर्फ ये सफारी पार्क है जो कि अमरेली में आपका ओपन हुआ है। और ये सिर्फ आप देखो कि गुजरात में ओनली डायनासोर फॉसिल पार्क है पूरे भारत का हमारा, वो भी रायली विलेज में आपको देखने को मिलेगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल साइट है। ठीक है, तो कभी मन करे कि आपको डायनासोर फॉसिल्स देखना है ये, तो वो आप जा सकते हो गुजरात में। और फर्स्ट सी प्लेन सर्विस भी जो है वो यहीं पे साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में, वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। 182 मीटर जो टॉल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसी के पास कावेड़िया में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो है इस सर्विस को इनॉग्रेट किए थे, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी रिसेंटली का है 2020 में। तो इससे टूरिज्म की जो है वो इंक्रीज़ होगा, टूरिज्म इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होंगे, यहाँ पे जो है आपका बहुत सारी चीज़ें लिंक होती है, सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इंक्रीज़ होगी, तो अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट बजट जो गुजरात का आया था वो 1961 में ही आया था, जब ये राज्य अपना अलग बन गया था। और फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो सर्विस है हमारे देश में, वो भी अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक ही ये कमेंस किया गया है। अब देखते हैं, टाइम आएगा तो इसको भी आपका जो है ओपन किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। तो गुजरात आज के डेट में आप देखिए कि कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो जो भी गुजरात वासी है वो अपनी एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अब इसी राज्य की एक केस स्टडी बताई जा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट, तो गुजरात को यहाँ पे वेल नोन माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द कंट्री, कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एमएसएमई की जो यहाँ पे यूनिट है वो बहुत ज़्यादा है। स्टेट की अगर ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल आज के डेट में आप देखोगे तो की कंट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ हैं, तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पावर हो, रोड हो, गैस हो, पोर्ट हो, रेलवे हो, हर एक जगह देखने को मिलता है। बिजनेस फ्रेंडली यहाँ पे पॉलिसीज़ होती है। गुजरात जो है इंडिया का एकदम वन ऑफ द प्रीफर्ड स्टेट है, वो भी सारे डोमेस्टिक और एफडीआई के लिए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप देखो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए कुछ चीज़ें देख लीजिए। देखिए, ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स जो है वो बाहर नहीं, ये हमारे गुजरात की है। इतना आप देख सकते हो, ये सोलर पैनल है जिसमें कि सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी बहुत आगे है। और आप देखो कि ओवर 3.5 मिलियन से ज़्यादा एमएसएमई जो है ना वो गुजरात में है, तो आप समझ सकते हो कि कितना हद तक यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इसलिए कहा जाता है। और गुजरात को हमारा मेटल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ को जो है ना सप्लाई चेन लोकलाइज़ किए हुए हैं, कि लोकल यहाँ पे सप्लाई चेन है, डी रिस्क है, यानी कि उनके ऑपरेशन में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है। साथ ही लोकल इकोसिस्टम को बहुत मजबूत किए हुए, जिससे कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल सोल्यूशन निकल कर आता है। गुजरात की बात करूँ और इसकी ट्रांसफॉर्मेशनल की मॉडल की बात करूँ, तो आज के डेट में ये की कंट्रीब्यूटर है हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए, कि आज की डेट में हम लोग बात करते हैं कि सेल्फ रिलायंट होना है, लेकिन गुजरात को आप देखिए कि ये खुद से ये सेल्फ रिलायंट स्टेट कैसे बना है। स्टेट में अगर आप देखो तो डिजिटाइज्ड लैंड बैंक है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है, और इन्वेस्टर्स जो है वो अपना चूज़ करते हैं बेस्ट पॉसिबल लोकेशन कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में।
साथ ही आप देखो कि सेल्फ रिलायंस को अचीव करने में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया गया है। तो स्टेट जो है ना वो अनाउंस किए हैं अपने यहाँ गुजरात सोलर पावर पॉलिसी 2021, जिसका एम है कि वो यहाँ पे पावर कॉस्ट जो इंडस्ट्रियल यूनिट का है वो 50% तक कम कर देंगे। तो काफ़ी बेहतरीन इनका एक सॉल्यूशन आप कह सकते हो, जिसको कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब ये देखिए, ये गुजरात मॉडल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि इनका अपना न्यू प्रोजेक्ट है, प्लान है कि किस तरीके से और भी यहाँ पे जो ये गुजरात में है उसको और कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है। तो ये सारी यहाँ पे आप लोग देख लिए कि गुजरात के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी कुछ न्यू भी पता चला होगा आप लोग को। अब आइए एक और राज्य देखते हैं, महाराष्ट्र। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा मैप घूम लेते हैं। आइए देखिए, ये हमारी भारत का मैप है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे गुजरात कहाँ है। और ये देखिए गुजरात है, जो कि आप जानते हो कि वेस्टर्न मोस्ट ये हमारा स्टेट है। और इससे 3 राज्य जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। एक है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, ठीक है। सो सिंपल टू रिमेंबर। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट जो है वो ज़्यादा है। सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड देन यहाँ पे आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे अब ये आपका पुराना मैप है, ये तेलंगाना आ चुका है। तो तेलंगाना आपको याद रखना है, कर्नाटक है और फिर गोवा है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज हियर, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी मैप है। एक सेकेंड। तो इसी में आप देख लो कि 1 2 3 4 5 6 राज्य जो है वो यहाँ पे महाराष्ट्र को टच करते हैं। ये दूसरी मैप है, लेकिन थोड़ी सी ब्लर है, बट आप लोग देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, कहीं से भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये है तेलंगाना, ठीक है। ये है कर्नाटक एंड गोवा। तो 6 राज्य है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टेट है जो कि यहाँ पे बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। ये इनका ये जो आप देखो कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो आपका यहाँ पे अरेबियन सी से लगता है इनकी बाउंड्री, तो ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। एक जर्नी है 60 इयर्स की। तो मॉडर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो अरेबियन सी से वेस्ट में बॉर्डर करते हैं। गुजरात और यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पे, दादर एंड नागर हवेली, वो भी नॉर्थ वेस्ट में। आपका मध्य प्रदेश हो गया नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट से, छत्तीसगढ़ है ईस्ट में, कर्नाटक है साउथ में, आंध्र प्रदेश टू द साउथ ईस्ट है। अब देखिए ये भी आपके पुराने ही डिटेल्स लिखे गए, सरकार की डिटेल्स ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। अभी ऊपर हम लोग ने देखा 29 स्टेट, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सरकार की बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं मिलेगी, जो कि पुरानी चीज़ें चलते आ रही। बट हाँ, योजना सब में ऐसी मिस्टेक्स नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। गोवा ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये पूरी महाराष्ट्र की हिस्ट्री है, जिसे जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे मेन है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए राष्ट्रकूटास का यहाँ पे सत्ता था, पावर में थे वो, और स्टेबल रूल था 8th सेंचुरी में, जब राष्ट्रकूटास यहाँ पे रूल कर रहे थे। और उनके द्वारा आप देखो कि यहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस केव्स है एलोरा में, वो यहाँ पे बनाया गया। उनके जो रूल थे वो एक्सटेंड किया गया, ना ही सिर्फ महाराष्ट्र तक, वो कर्नाटक तक भी रूल किए हैं राष्ट्रकूटास। तो इनके बारे में आपको जानना है। फिर यादवास आए थे 10th सेंचुरी में, ये नेक्स्ट रूलर रहे थे यहाँ पे स्टेट में। और उनकी जो रूल्स थी वो यहाँ पे कुछ लास्ट लॉन्ग ही तक था, यानी कि लंबे समय तक चला था। फिर मुझे नहीं लगता कि एक एक करके आपको इतना याद करने की ज़रूरत है, इस तरीके से आपसे कोई नहीं पूछेगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने कैपिटल को शिफ्ट किए थे, ये देवगिरी से दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, तो कुछ समय तक यहाँ पे था। फिर जब तुगलक की डिक्लाइन होने लगी तो जो बहामनी सल्तनत थे वो अपनी रूलिंग जो है स्टार्ट कर दिए थे 14th सेंचुरी में महाराष्ट्र में, फाइन। फिर यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे जो थिंग्स थे। तो महाराष्ट्र जो था एक पायनियर था यहाँ पे विमेंस की राइट को लेकर, और इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलता था। अर्ली 19th सेंचुरी में अगर आप देखो तो इस राज्य में एक होस्ट ऑफ थिंकर्स निकल कर आए, काफ़ी रिफॉर्मर्स निकल कर आए, जो कि चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे निकल कर आए। साथ ही साइमल्टेनियसली वो जो वुमेन की एजुकेशन है और विडो रीमैरिज, ठीक है, उन सब के लिए आगे बढ़ कर निकल कर आए थे। तो महाराष्ट्र से ऐसे भी कुछ आपके रूलर्स थे जो कि काफ़ी अच्छा खासा काम किए। साथ ही आप यहाँ पे देखो कि सह्याद्री रेंज आपको देखने को मिलेगा, जो कि जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र को ये डिफाइन करते हैं। एवरेज अगर इसकी एलिवेशन आप देखो तो 1000 मीटर है, और कोंकण आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ईस्टवर्ड अगर आप देखो तो यहाँ पे जो टोपोग्राफी है वो ट्रांजिशनल एरिया है, जिसे मलवा टू प्लेट्यू कहते हैं, प्लेट्यू लेवल तक है। कोंकण जो कि अरेबियन सी और सह्याद्री रेंज के बीच में है, ये एक नैरो कोस्टल लो लैंड है, जो कि 50 किलोमीटर ही चौड़ा है, ये इससे ज़्यादा है नहीं। सतपुरा हिल्स है जो कि नदन बॉर्डर है, और साथ ही साथ ब्रह्मगढ़, चिरौली और गिखोरी रेंज है जो कि ईस्टर्न बॉर्डर में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा इनका जो है ना यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स बताया जा रहा है,
ठीक है, ये सारी चीज़ों से तो बहुत रिच है महाराष्ट्र। और फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी भी यहाँ पे रूल किए हैं। स्पिरिट ऑफ महाराष्ट्र की देखें तो कॉस्मोपॉलिटन है। वहीं अगर 80% महाराष्ट्रियन देखें तो वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। और इस राज्य में अगर हम लोग देखें तो हेरिटेज साइट्स भी बहुत हैं, जिसमें कि आप देखो कि जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन कल्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। भक्ति मूवमेंट जो कि एक मिडेवल मूवमेंट था, वो पूरी कंट्री में हमारे स्प्रेड हुआ था 13 से 17 सेंचुरी के बीच में। तो एक काफ़ी एम्फेसिसाइज किया गया था यहाँ पे ट्रू नेचर ऑफ गॉड को, जो कि एक डेमोक्रेटिक और लविंग एंटिटी थे। और वो यहाँ पे सिंप्लिसिटी और हार्टफेल्ट जो डिवोशन था रिचुअल्स के ऊपर, सुपरस्टिशंस के ऊपर, उसको वैल्यू करते थे। जो महाराष्ट्र में विमेन है वो यहाँ पे 9 यार्ड साड़ी को पैटर्नाइज करती थी एज अपोज टू द 6 यार्ड वर्जन। तो ये उनका अपना खुद का जो है पैटर्न था साड़ी का, जिसको यहाँ पे आपका चेंज किया गया। बट कोई नहीं, दैट्स ऑल अबाउट द महाराष्ट्र। ठीक है, अगर आप लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ज़रूर इसके बारे में आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये जो आपके PDF है, ये हम लोग अपनी टेलीग्राम जो चैनल है रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से, वो सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, एक पूरे हर तरीके के बच्चों को यहाँ पे लेकर चलना पड़ता है। तो अगर महाराष्ट्र में मैं घुस जाऊँ तो बाकी जो यहाँ पे आर्टिकल्स है वो छूट जाएंगे। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। कई बार आप देखे हो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की बात की जाती है, और हमारे यहाँ डिस्कशन बहुत ज़्यादा चलता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने का मतलब है कि एक तो लोकसभा की इलेक्शन, और जब लोकसभा की इलेक्शन हर 5 साल में होती है तो उसी के साथ साथ जो हमारे 28 राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी भी इलेक्शन एक ही साथ कराना। यानी कि 28 राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली और साथ ही साथ लोकसभा का इलेक्शन एक ही साथ कराने को हम लोग यहाँ पे कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो आपको पता है कि मनी तो पानी के जैसा बहता है। जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है पैसे का, वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही आप देखो कि लेबर का भी, यानी कि मेहनत भी इतना करना पड़ता है। जितने टीचर हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्शन के हर एक फेज़ में। आप देखो कि शायद टीचर हो, बैंकर्स हो, कोई भी हो, सबको ड्यूटीज़ लगता है, टाइम सबका बहुत ज़्यादा है। और जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है 2-3 महीने, तब से कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं होता। जितनी स्कीम्स है, जितनी प्रोजेक्ट है, वो सब थम जाती है। लोगों की ज़िंदगी भी थम जाती है इन द सेंस कि एक दिन आपका बर्बाद हो जाता है। सब कोई सिर्फ वोट देने के लिए ही जाते हैं। और हर राज्य में आप देखो कि 2-3 महीने में आपको किसी ना किसी राज्य का जो है इलेक्शन देखने को मिलता है। तो इलेक्शन कमीशन का भी जो काम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे आपको देखो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हमारे यहाँ होता है तो इससे लेबर, टाइम और खर्चे, ये तीनों चीज़ें बच सकती है। एक ऐसा मूव्स जिससे कि आप 3 चीज़ों को जो है कंट्रोल कर सकते हो, तो ये काफ़ी बेटर होगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे हम लोग इसको एक टर्म्स में लाए। यानी कि अभी आप देखो कि बिहार की जो इलेक्शन हुई थी वो 2020 में हुई थी। ठीक है, 2021 में आप समझो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल की इलेक्शन हुई है, और भी राज्य की हुई है, असम की भी हुई है, ठीक है, और भी पुदुचेरी भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इनका टेन्योर कब है, तो बिहार का ख़त्म होने वाला है 2025 में, इनका ख़त्म होगा 2026 में। ठीक है, और जो लोकसभा आपका 17वीं लोकसभा बन गया है वो 2019 में बन गया है। तो यहाँ पे आप देखो उसका टेन्योर कब ख़त्म होगा, 2024 में। तो आप देखो कि हर किसी का यहाँ पे अलग अलग टेन्योर है। अब इसको एक साथ जो है, कब से ऐसा हो कि इसको एक साथ सिंक्रोनाइज़ करके, और भी राज्यों की है तो उसको सिंक्रोनाइज़ करके एक साल से इसको स्टार्ट करें, ये कैसे होगा। मान लीजिए 2024 में अगर लोकसभा को प्रायोरिटी देकर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि बिहार की 1 साल कम करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे जो सरकार है उसको 5 साल का टेन्योर नहीं है, 1 साल का टेन्योर है। और वेस्ट बंगाल की जो यहाँ पे 2026 तक टेन्योर थी उसको 2 साल अपना टेन्योर कम करना होगा। तभी 2024 से जो है ना साइमल्टेनियस इलेक्शन करा सकते हैं। और भी राज्यों की अपनी अपनी कहानी है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। तो इसमें आप कहो कि सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि क्या ये बिहार के सरकार जो है वो इसको मानने के लिए रेडी है, क्या ये ममता दीदी मानने के लिए रेडी है। तो आपको जानते हो कि ममता दीदी कितनी जिद्दी है। क्या ये ऐसा मानेगी कि वो अपने 2 साल का जो कार्यकाल है उसको छोड़कर वो यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए हाँ बोल दे? नहीं ना बोलेंगे। और आपको पता है तो ये मोदी जी की फेवर क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए यही सबसे बड़ी चैलेंज है कि कैसे सारे राज्यों को मनाया जाए कि वो यहाँ पे माने ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा ना, तभी ना हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर चल पाएंगे। नहीं तो हर किसी के राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर के हिसाब से चले तो ये कभी नहीं स्टार्ट होगा, कभी नहीं। ठीक है, अब आप ये तो एक सबसे बड़ी चैलेंज है जिसके कारण जो है आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हमारे देश में ऐसा नहीं था कि अब तक साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं थे, साइमल्टेनियस इलेक्शन ही थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर किसी कारणवश जो है ये ख़त्म हो गया और उसके बाद हम लोग दोबारा इसको स्टार्ट नहीं कर पाए। तो चलिए देखते हैं कुछ बातें। देखिए B.R. अम्बेडकर जो है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि हमारे संविधान के जन्मदाता हैं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके द्वारा 2 अल्टरनेटिव बताया गया
कि या तो जो इलेक्शन बॉडी है ना, इलेक्शन कमीशन, आज के डेट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को परमानेंट बॉडी बना दीजिए, या फिर ये टेम्परेरी बॉडी भी हो सकता है कि जब इलेक्शन कराना हो तो वो यहाँ पे इसको फॉर्म कर दीजिए, इलेक्शन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बॉडी की खत्म हो गई, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी प्रपोजल दिया गया है कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि पार्ट टाइम इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पे चले, जिससे कि जब इलेक्शन कराना हो एक बार 5 साल में तो उसको बनाया जाए और फिर ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी डिस्कशन चलती रहती है, बट अभी तक आप देखो ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो पहली बार जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था हमारे फ्री इंडिया में, तो वो 1951 में हुआ था और ये साइमल्टेनियस हुआ था। उस समय हमारे लोकसभा का और राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन एक साथ हुआ था। ये 3 साइकिल चला, यानी कि 5-5 साल में, ये 15 साल तक ऐसे चला। लेकिन क्या है कि आपको पता है कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो लोकसभा है, ये आपको दोनों देखने को मिलेगा कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है। ये अपने टेन्योर से पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं किसी न किसी कारणवश। तो सो मेनी रीजंस है यहाँ पे। तो क्या हुआ कि डिसॉल्व हो गए थे 1960 में केरल में। तो केरल में मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़ा था 1960 में, क्योंकि वो अपने टाइम से पहले ही डिसॉल्व हो गए। और वहीं अगर आप देखो तो पुदुचेरी में और नागालैंड में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 1962 के बाद बना, जो जनरल इलेक्शन हुआ। तो लास्ट ओकेजन जब हमने देखने को मिला कि हमारे देश में जो साइमल्टेनियस इलेक्शन जब तक ये सांस ले पाया, वो 1967 तक ही सांस ले पाया। यानी कि आप देखो 1951 से स्टार्ट हुआ और 1967 तक ही ये चीज़ें रह गई। उसके बाद तो हमारे देश में नए नए राज्य बनने लगे और उसके बाद जो है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन है वो अपने आप जो है उस हिसाब से उस टाइम से वो होने लगे। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम हमारे देश में जो है अराइजेज हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोविड वॉरियर्स है। तो देखिए यही चीज़ें कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो उसको एक साथ कर सकते हैं अगर हाउसेस की टर्म्स जो है ना वो सेम टाइम में एंड हो जाए। तो अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत देखें तो यहाँ पे सेक्शन 14 और सेक्शन 15 है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर किया गया है कि वो इलेक्शन को किसी भी टाइम में नोटिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ ऑफ द टर्म ऑफ द हाउस, नॉट अर्लियर देन दैट, ठीक है। तो यानी कि जब भी लास्ट मंथ रह गया है, यहाँ पे लास्ट 6 मंथ रह गया है उस टर्म ऑफ द हाउस को, मान लीजिए कि 2024 में ये आपका जो है ना जून में ख़त्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, लेकिन जनवरी में ही यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि जनवरी में ही लोकसभा की यहाँ पे वो नोटिफाई कर दे कि हाँ वो इलेक्शन कराने वाले हैं। तो ये चीज़ें कर सकते हैं सेक्शन 14 और 15 जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये पावर है। अब देखिए जो सिंक्रोनाइज करने की बात की जा रही है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 83 है, जिसमें कि ये कहा गया है क्लॉज 2 में कि जो हाउस ऑफ पीपल है वो आपका डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन 5 साल की उसकी टेन्योर है, उससे पहले भी वो यहाँ पे डिसॉल्व हो सकता है। साथ ही अगर हम लोग देखें, यही चीज़ें हैं जो कि आपका प्रोविज़न आर्टिकल 172 क्लॉज 1 में कहा जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कि उनका भी कार्यकाल 5 साल के लिए है, लेकिन फिर भी उससे पहले जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखो कि हमारे संविधान में ऑब्वियसली लिखा हुआ है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पे टर्म्स को इक्वल करना है, चाहे वो लोकसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा एडुकेट लीगल सेफगार्ड लाना होगा, जिससे कि जो मिड टर्म डिसोल्यूशन है, यानी कि 5 साल से पहले ही 2 या 3 साल में जो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं जो हाउसेस, उसको रोकना होगा। साथ ही कुछ यहाँ पे आप देखो कि कुछ कंट्रीज़ जो है वो लीगल प्रोविजन भी लाई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, यानी कि सरकार के अगेंस्ट पे ये मोशन अगर पास हो जाता है तो सरकार को रिज़ाइन करनी पड़ती है, वो सरकार गिर जाती है, सरकार गिर गई तो यहाँ पे लोकसभा गिर गए और राज्यों में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों पे जो है कुछ यहाँ पे लीगल प्रोविज़न लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखो कि क्यों हम लोग बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, तो इसके पीछे तो आप समझ गए कि यहाँ पे हमारा लेबर टाइम और एक्सपेंडिचर बचेगा। साथ ही साथ जो है गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि सही टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, चीज़ें रुक जाती है, तो वो चीज़ें बार बार नहीं होगी। एक्सपेंडिचर इशू है, यानी कि एरिया ऑफ सेविंग की बात की जा रही है। पोलिंग स्टेशन अगर हम लोग लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए देखें तो वो दोनों सेम होता है, तो इलेक्टोरल रोल भी सेम होता है। इलेक्टोरल रोल अगर आप सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का देखोगे, वो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो ये आपका रोल हो जाता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है, यानी कि काम का डुप्लीकेशन नहीं है। जो लोकसभा के लिए काम होता है वही लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए काम होता है, काम दोनों में एक है, एक जैसा इलेक्शन कराया जाता है, एक जैसा प्रोसीजर है। तो किसी चीज़ की ना कोई डुप्लीकेशन नहीं है। जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन आप सोचो कि हर 2-3 महीने में यही काम ऐसे ही करना पड़ रहा है, तो ये तो आपका एक्स्ट्रा खर्च हो गया ना। अब देखिए कि अगर इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट कराया जाए तो सारे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है ना वो यहाँ पे रेप्लिकेट होते हैं दो इलेक्शन के लिए, यानी कि जितने भी आप देखते हो कि बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक्स्ट्रा लगाया जाता है। अभी तो कोविड को
देखते हुए एक्स्ट्रा जो पोलिंग बूथ भी आपका बनाया गया था, और साथ ही साथ जो है एक जगह जहाँ पे 15,000 लोगों को अगर वोट देना है तो वहाँ पे बस 1,000 लोगों को ही वोट देने का रखा गया था। तो पोलिंग बूथ इंक्रीज़ किया गया, जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी आपका इंक्रीज़ किया जाता है, कुछ पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को यहाँ पे आपका इंगेज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको इंगेज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जो हर एक इलेक्शन में डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि काम आपका डुप्लीकेसी है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में ही देखने को मिलेगा। अब आप ये समझो कि जब इलेक्शन होता है तो वोट हम लोग जो देते हैं उस समय ईवीएम मशीन की ज़रूरत होती है, वीवीपैट की ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले आप समझो कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट है क्या। वीवीपैट के ऊपर आपको हमेशा देखने को मिलता है कि एक डिबेट डिस्कशन चलते रहता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, वीवीपैट को हैक कर लिया गया, लेकिन ये दोनों है क्या। तो आप लोग जब इलेक्शन देने गए होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक आपका ईवीएम होता है मशीन इस तरीके का, जिसमें आपके सारे जो पार्टीज़ होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो वहाँ पे उनकी फ़ोटो होती है, उनके सिंबल होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको वोट देना होता है। साथ ही वीवीपैट का क्या काम है ना कि आप जिसको वोट दिए हो उसकी कंफर्मेशन के लिए आपके आपके सामने एक स्लिप निकल कर आएगा, जिसमें कि उस पार्टी का सिंबल, उस पार्टी का नाम और कुछ और एक तीन इन्फॉर्मेशन उसमें रहते हैं। वो आपका 7 सेकंड्स तक दिखेगा और फिर उस मशीन में ही वो पर्ची जो है अंदर चला जाएगा। तो ये आपका दो काम करता है। एक तो है जो यहाँ पे वोट देते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि उन्होंने जिसको वोट दिया है उसी को वोट गया है। इसमें आप देखते हो कि कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोग जिसको वोट देते हैं उनको वोट नहीं जाता, ये ईवीएम को हैक करके जो है किसी और को वोट चला जाता है। बट ये चीज़ें कन्फर्मेशन हो गया। एक तो यहाँ पे कैंडिडेट जो लोग यहाँ पे वोटिंग देने जाते हैं उनके तरफ से ये आपका एक कन्फर्मेशन हो गया। दूसरी कन्फर्मेशन है कि जब काउंटिंग की जाती है ना तो यहाँ पे जितने रिसिप्ट होते हैं उसको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो उससे भी पता चल जाता है कि हाँ, जितने नंबर ऑफ वोटिंग यहाँ पे दी गई है इस पोलिंग बूथ में उतनी ही नंबर ऑफ जो है यहाँ पे स्लिप्स आपके अराइज हुए हैं, ठीक है। तो ये दो काम है यहाँ पे जो कि इससे देखा जाता है। अब ईवीएम कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ईवीएम जो है इसमें आपका 3 कंट्रोल यूनिट होता है, एक बैलेटिंग यूनिट होते हैं, दूसरा यहाँ पे वीवीपैट प्रिंटर होता है। तो जो रिकमेंडेड लाइफ है ईवीएम का वो 15 ईयर्स तक है, यानी कि एक ईवीएम मशीन जो है वो 15 साल चल सकता है। तो ईवीएम का अगर एक सेट देखें तो वो पोलिंग स्टेशन में यूज़ होता है एक इलेक्शन के लिए। अगर हम लोग लोकसभा और असेंबली को एक साथ अगर हेल्ड कराएंगे तो आप देखो कि कितने सारे इस मशीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि लोग जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पे आएंगे और ज़्यादा वोट देने की ज़रूरत है, हर एक 28 राज्य की और लोकसभा की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम लोग को प्रॉब्लम होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने का, तो वो खर्चे किस लिए होंगे, तो खर्चे होंगे हम लोग को ईवीएम और वीवीपैट प्रिंटर के लिए, ठीक है। देखिए, आप जब एक साथ कंडक्ट करना है तो ईच पोलिंग स्टेशन में ज़रूरत है कि 2 ईवीएम हो, वन फॉर लोकसभा के लिए और अदर फॉर असेंबली इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि एक तो अपने राज्य का आप वोट दे देना और एक लोकसभा में वोट दे देना, तो 2 ईवीएम मशीन की ज़रूरत होगी एक पोलिंग बूथ में। तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना होगा इसके मैन्युफैक्चर को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो कितने खर्चे होंगे, अभी जितना यूज़ हो रहा है ना ईवीएम और वीवीपैट मशीन, अगर हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं ना तो इसका डबल खर्च होगा, ठीक है। तो डबल ज़रूरत होगी। तो खर्च आप देखो कि कितना होता है। एक टेंटेटिव प्राइस बताया जा रहा है, लगभग प्राइस कितना होता है। वन सेट अगर कंट्रोलिंग यूनिट और बैलेटिंग यूनिट का देखें तो वो 17,000 का है, यानी कि ईवीएम आप रख लो वो 17,000 का आता है। एक वीवीपैट जो है ना वो 16,000 का आता है। तो आप समझ सकते हो कि एक ईवीएम बनाने में 17,000 और एक वीवीएम जो आपका प्रिंटर है उसका 16,000 आता है। तो इसको हम लोग के पास आज के डेट में जितना भी है उसका डबल हम लोग को मैन्युफैक्चर करना होगा, ठीक है। ईवीएम जो है वो आप देखो वेल ओवर 4,000 करोड़ तक का इसका यहाँ पे आपका कॉस्ट है, तो और भी ज़्यादा जो है इसको डबल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना होगा। तो ये एक आप बता सकते हो ड्रॉबैक है कि खर्चे बहुत ज़्यादा करने होंगे। अब चलिए यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा बताती हूँ। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है कि जितने भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनको किस तरीके से बिहेव करना है। अब देखिए, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ना तो कोई भी यहाँ पे लीडर नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे पार्टी का मेंबर नहीं होता है, सारे कैंडिडेट जैसे ट्रीट किए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो या फिर कोई और भी यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट क्यों ना हो, सबको एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं और सबको इक्वल माना जाता है, ठीक है। एक क्रूशियल पार्ट अगर एमसीसी का हम लोग देखें, यानी कि यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो
यहाँ पे क्या होता है ना कि पावर में जो है ना, आप देखो कि रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। जो भी पार्टी पावर में रहती है ना, उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रोका जाता है, यानी कि ऑफिशियल रिसोर्सेज को रोका जाता है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉल एक्टिविटीज़ के लिए। फाइनेंशियल ग्रांट यहाँ पे आप अनाउंस नहीं कर सकते, कोई न्यू स्कीम आप नहीं यहाँ पे ला सकते। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिस डेट में इलेक्शन है उसके 2-3 महीने ये आपका जो है ये कंडक्ट लग जाता है। यानी कि ये 3 महीने जो है ना, हर किसी को, जो कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, उन सबको एक नॉर्मल बिहेवियर लेकर चलना है। वो उस समय जो है ना अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनको वहाँ पे कोई न्यू स्कीम नहीं अनाउंस करना है, उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसे देकर नहीं लोगों को लुभाना है। तो इस तरीके का काम यहाँ पे नहीं करना है। साथ ही आप देखो कि इसमें वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं यहाँ पे काम करना है। ये रूलिंग पार्टी के ऊपर चेक भी किया जाता है और कई बार आप देखो कि सस्पेंड भी किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल का जब इलेक्शन था, तो वहाँ पे ममता जी की जो पार्टी है, उनको 1 दिन का जो है सस्पेंड कर दिया गया था कि वो वहाँ पे कैंपेन नहीं खड़ा कर सकती, क्योंकि उन्होंने जो है वॉयलेशन किया था। तो रूल्स रेगुलेशन को वॉयलेट करने पे जो है यहाँ पे सज़ा भी दी जाती है, कई बार पेनल्टी भी लगाया जाता है। तो इसलिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी खतरनाक है और इस समय कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी स्कीम नहीं लाया जा सकता। तो काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लोकल बॉडीज़ की भी इलेक्शन होती है। आप देखो यहाँ पे कि लोकल बॉडीज़ की जो इलेक्शन है, चाहे वो पंचायत का हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ का हो, तो इस इलेक्शन को ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में आपका लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को इंक्लूड नहीं किया गया है। और वैसे भी ये जो आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो यहाँ पे इलेक्शन होती है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है। तो ये आपका अलग से जो है उस समय हो सकता है, जब भी इसका टाइम है। तो आप देखो कि ऐसा कहा जा रहा है कि जब अगर नेशन वाइड हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा, तो इससे क्या है ना कि वोटर जो टर्न आउट है, यानी कि टोटल लोग जो वोट देते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। क्योंकि आपको एक साल में 5 साल में एक ही बार आपको वोट देना है, तो आपके अंदर ज़्यादा इंथुजियाज्म रहेगा, खुशी रहेगा, एक उल्लास रहेगा और एक्साइटेड भी आप रहोगे। और एक अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है कि हाँ, आप देख सकते हो कि 5 साल में कौन राज्य के कौन सरकार जो है अच्छा काम किए है, तो उनके अकॉर्डिंग आप वोट दे सकते हो। लेकिन ऐसे जब 2-3 महीने में ही वोट देने का होता है, तो कई बार आप देखते हो कि लोग जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, वो जाना नहीं पसंद करते। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि बेटर इलेक्ट्रॉस जो पार्टिसिपेशन है, वो हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन वही चीज़ है कि इसकी जो मेरिट और डीमेरिट है, उस पर काम करने की ज़रूरत है और देखते हैं कि इसको किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और आगे आने वाले फ्यूचर में ही आपको पता चल पाएगा कि कैसे इसको जो है लेकर चला जा रहा है। तो गाइस, आज के लिए इतने ही रखते हैं, टाइम बहुत हो गया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जैसे आप देख सकते हो कि फिजिकल फेडरलिज्म को हम लोग कोविड-19 में देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है सारे राज्य और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा। मैं ऐसा कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग को मिस नहीं करना है। ये सारे आर्टिकल्स आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो योजना मैगजीन को एकदम दिल से आप लोग पढ़िए। इसकी बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। प्रीलिम्स का बहुत सारे पॉइंट्स आपकी रिवाइज होते रहती है, टॉपिक रिवीजन होते रहता है और आपको सरकार की जो हो रही है चीज़ें, वो आपको एकदम से रॉ मटेरियल जैसा आपके पास प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, क्योंकि योजना मैगजीन की वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। एक तो टाइम बहुत लगता है और साथ ही साथ आप लोग के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा भी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे पहले से रीड करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, और फिर उसके बाद मैं समराइज़ करके, इतने बड़े आर्टिकल को समराइज़ करके छोटे फॉर्म में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस बताने में जो है उतना एफर्ट्स नहीं लगता है जितना बड़े आर्टिकल को एक कंसाइज वे में बताना यहाँ पे एक एफर्ट्स लगता है। और कलेक्ट करना पड़ता है कि क्या आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बताऊँ, क्या छोड़ूँ, ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो इसके लिए बस एक लाइक दे दीजिए और आप लोग सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा जब भी इसकी अपलोड होगी। मैं 2-3 दिन में अपलोड कर ही दूंगी। तो उसके लिए आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग को नेक्स्ट पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है प्रीलिम्स की, क्योंकि प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया है, 10 अक्टूबर है, तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक संडे। यहाँ पे आपको जीएस की और सीसैट की भी टेस्ट मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को ईमेल आईडी मिलेगा, उसमें आप लोग मेल करके पता कर सकते हो कि क्या यहाँ पे प्रोविज़न है, कैसे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो और कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट आप लोग को मिल रहे हैं। तो डिटेल्स आप लोग को बता दिया जाएगा। तो विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है, तो आप लोग फ्री हैं कि कमेंट कीजिए। और चलिए मिलते हैं कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।